स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। हरियाणा में सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार किसकी बनेगी। क्या कांग्रेस हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाएगी या बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बचा ले जाएगी। ये तो पता 8 तारीख को चलेगा जब मतदान के नतीजे आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार बनाएगा कौन। यानी कि हरियाणा की जो तीन जातियां हैं, यानी कि तीन जो कास्ट ब्लॉक है, जिसमें कि जाट और नॉन जाट, जो हरियाणा की पॉलिटिक्स जो डिवाइड रही है, एक तरह से विभाजित रही है जाट और नॉन जाटों के बीच में। तो वैसी स्थिति में क्या इस चुनाव में हरियाणा की सरकार यानी कि सत्ता की चाबी किसके पास होगी, ये न तो जाट और न ओबीसी डिसाइड कर रहे हैं, बल्कि डिसाइड जो करेंगे वो है दलित। यानी कि दलित जो वोट बैंक है वो ये तय करेगा कि हरियाणा में सत्ता की कुंजी, जो सत्ता की चाबी है, वो बीजेपी के पास रहेगी या फिर कांग्रेस के पास आ जाएगी। 10 सालों के बीजेपी के शासनकाल के बाद, एंटी इनकम्बेंसी के बाद हरियाणा में कांग्रेस की क्या वापसी होगी, तो ये कुल मिलाकर तय करेंगे दलित। तो हम प्योर पॉलिटिक्स में बात करेंगे कि हरियाणा के चुनाव में किस तरह से जो जातियां हैं वो किस तरह से स्टैक्ड हैं कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में, और उसमें जो सबसे क्रूशियल डिसाइडिंग फैक्टर है वो दलित वोट बैंक है। हरियाणा की पॉलिटिक्स को हम इस तरह से समझते हैं कि हरियाणा की जो पॉलिटिक्स जाटों और नॉन जाट, यानी कि जाट और नॉन जाट के बीच में डिवाइड है। तो जाट एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में लामबंद है, और अगर जाटों को डिसाइड करना होता तो 2019 में ही कांग्रेस की सरकार बन गई होती, क्योंकि जाट 2019 के विधानसभा चुनाव में भी जाटों ने एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में मतदान किया था, और इसीलिए जाटों के उस समर्थन के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस 31 विधानसभा सीटों पर कामयाब हुई थी। वैसे ही अगर जाट को डिसाइड करना होता तो हुड्डा चीफ मिनिस्टर 2019 में बन गए होते। ओबीसी जो दूसरी जाति है, जो एक तरह से पूरी जनसंख्या का तकरीबन 32-33% है, वो बीजेपी के पक्ष में गोलबंद रही है, क्योंकि बीजेपी 2014 में सत्ता में आने के बाद जब बीजेपी ने महसूस किया कि जाट अगर कांग्रेस के पक्ष में गोलबंद हैं, तो जो दूसरी बड़ी जाति है, जो ओबीसी जातियां हैं, जो बैकवर्ड क्लास है, उसको कहीं ना कहीं मोबिलाइज किया जाए। और इसीलिए बीजेपी नॉन जाट, गैर जाट की पॉलिटिक्स करती रही है, और उसके सहारे बीजेपी 33% वोट शेयर के सहारे, यानी कि जो ओबीसी जातियां हैं, कुछ दलित मिल गए, कुछ जाट मिल गए, इस तरह से बीजेपी वहां पे सत्ता की चाबी तक पहुंची, और 10 सालों तक पहले मनोहर लाल खट्टर और उसके बाद फिर नायाब सिंह सैनी, जो कि ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, वो सत्ता में आए। लेकिन सवाल है कि जो दलित वोट बैंक है, चूंकि ओबीसी बीजेपी के पक्ष में लामबंद है, जाट कांग्रेस के पक्ष में लामबंद है, तो जो डिसाइडिंग जो रूल है वो दलितों का है। दलित इससे पहले तक अगर आप देखें कि 2019 में दलितों का 51% जो वोट शेयर था वो बीजेपी के पास था, यानी कि उन्होंने बीजेपी को वोट किया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते तक कहानी पलट गई। वो इस तरह से पलटी कि दलितों का मोहभंग एक तरह से बीजेपी से शुरू हुआ। हालांकि दलित वोट बैंक जो है वो लगातार बीजेपी का डिक्लाइन है। 2014 के बाद से बीजेपी दलित वोट बैंक को हरियाणा में खो रही है। लेकिन 2024 में आश्चर्यजनक तरीके से बीजेपी ने दलितों का वोट खोया, और वो 51% से घटकर 24% का वोट शेयर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिला। जबकि कांग्रेस का वोट शेयर था वो बढ़कर 64 यानी कि 64% हो गया, और जिसकी वजह से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही, और बीजेपी जो 10 सीटों पर थी वो घटकर 5 सीटों पर आ गई, और जो दलित रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है अंबाला, सिरसा जैसी, वहां पर कांग्रेस ने विजय हासिल की। अब सवाल है कि इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले उसका रिफ्लेक्शन जानने से पहले आप देखें कि जिस तरह से थर्सडे को जो घटनाक्रम हुआ, यानी कि जिस तरह से अशोक तंवर, जो कि बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे, दलित नेता हैं, जो कांग्रेस से आए थे बीजेपी में, वो जिंद में कैंपेन कर रहे हैं, और जिंद में कैंपेन करते करते 1.5 घंटे के अंदर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अब सवाल है कि अशोक तंवर का जो शामिल होना बीजेपी में था, उसके मायने क्या है, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, और या फिर उसका सिंबलिज्म क्या है। वैसे तो अशोक तंवर एनएसयूआई के अध्यक्ष के बाद वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। हुड्डा से उनकी कोई खास बनी नहीं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस में एक दलित लीडरशिप के उभार के तौर पर अशोक तंवर की जगह थी। लेकिन अशोक
उस तरह से दलितों के बड़े नेता नहीं थे जिस तरह की कुमारी शैलजा है। लेकिन जिस तरह से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में पिछले कुछ दिनों में टकराव हुए, जिस तरह से मतभेद हुए, बाद में राहुल गांधी को यहाँ तक कि मंच पर जाकर दोनों का हाथ मिलवाना पड़ा, लेकिन हाथ तो मिल गए, लेकिन दिल नहीं मिले और इसीलिए कुमारी शैलजा उसके बाद भी एक के बाद एक बयान देती रही कि उनका हुड्डा से मतभेद है और उनकी बातचीत नहीं होती है। अब चूंकि इस विधानसभा चुनाव में जो सबसे क्रूशियल वोट बैंक है दलित, और दलितों ने जिस तरह से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में सपोर्ट किया, तो कांग्रेस को यह डर लग रहा था कि कहीं अगर दलित वोट बैंक उनसे छिटका, उनकी नाराजगी या फिर उनमें कहीं मोहभंग हुआ और वो बीजेपी को एक अच्छी खासी दलित समुदाय का वोट बैंक अगर मिलने लगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी तीसरी बार सत्ता बचाने में कामयाब हो जाएगी। और इसलिए चूंकि अशोक तंवर का हुड्डा से मतभेद होने के बाद भी राहुल गांधी ने जिस तरह से अशोक तंवर की कांग्रेस में ज्वाइनिंग कराई, और उस समय जब ज्वाइनिंग हो रही थी तो आपने देखा होगा कि मंच पे न हुड्डा मुस्कुरा रहे हैं, न उनके चेहरे पर कोई एक मुस्कान की झलक है। लेकिन कहते हैं राजनीति में जब अगर किसी बड़े दुश्मन को काटना हो तो छोटे दुश्मन से हाथ मिला लेने में कोई हर्ज नहीं, कोई बुराई नहीं। और इसीलिए कुमारी शैलजा को काटने के लिए हुड्डा ने अशोक तंवर से भी हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं की और इसीलिए उनकी ज्वाइनिंग हो गई। एक दिन यानी कि प्रचार खत्म होने के कुछ घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे पहले उनकी कांग्रेस में दोबारा ज्वाइनिंग हो गई। ये अलग बात है कि उससे कोई इलेक्टोरल जो गेन है, उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स के लिए चूंकि कांग्रेस इस बार पूरी तरह से जले, कहते हैं ना कि जो जला होता है वो दूध फूंक कर पीता है, तो उस तरह से कांग्रेस इस चुनाव में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की गलती न दोहराते हुए उसने पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, जब कांग्रेस को ये लगा कि कुमारी शैलजा का जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं दलितों में एक गलत मैसेज जा रहा है, तो कांग्रेस ने अशोक तंवर के ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए और इस तरह से अशोक तंवर की कांग्रेस में ज्वाइनिंग हो गई, मतदान यानी कि चुनाव प्रचार के खत्म होने के 2-3 घंटे पहले तक। तो अब सवाल यह है कि दलित का जो वोट बैंक है वो अगर हरियाणा चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर है, डिसिसिव फैक्टर है, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि किस तरह से जो दलित वोट बैंक है पिछले कुछ चुनावों में हरियाणा में वोट करता रहा है और बीजेपी ने किस तरह से दलितों में अपना जन समर्थन खोया है या फिर उनका जनाधार कमा है, इसको समझते हैं। हरियाणा में दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 17 हैं। 2019 के आंकड़ों को देखा जाए तो 2019 में बीजेपी 15 सीटों पर आगे थी, यानी कि लोकसभा के आंकड़ों के हिसाब से जो असेंबली में जो बीजेपी की लीड थी वो 15 सीटों पर थी, लेकिन 2024 में वो लीड घटकर आ गई 4 सीटों पर, यानी कि जो 17 रिजर्व सीटें हैं, दलितों के लिए आरक्षित सीटें हैं, वहां पर बीजेपी की लीड घटकर आ गई 15 से 4 सीटों पर। कांग्रेस, आप देखें कि ये दोनों लोकसभा की लीड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 2019 और में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, यानी कि लोकसभा चुनाव के 4-5 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जो बीजेपी को सीटें मिली, वो दलित सीटों में यानी कि 17 रिजर्व सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली, जबकि 2014 में बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस, जो 2014 में कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस ने उसमें गेन करते हुए 7 सीटें जीती 2019 के विधानसभा चुनाव में। तो यानी कि कांग्रेस गेन कर रही है, बीजेपी डिक्लाइन कर रही है। उसी तरह से अगर लोकसभा के आंकड़ों में जो लीड की पोजीशन है कांग्रेस की, 2019 के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस की इन 17 सीटों में जो लीड थी, वो 2 सीटों की लीड थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बढ़कर 11 सीटों पर लीड हो गई इन 17 सीटों में। इसके अलावा जो 17 रिजर्व सीटें हैं, उसके अलावा जो तकरीबन 20% से ज़्यादा दलितों की आबादी उन 47 सीटों पर है राज्य की विधानसभा में, जहां पर दलित एक इन्फ्लुएंशियल रूप से वो एक डिसिसिव फैक्टर है। उन 47 सीटों पर अगर आप लीड की पोजीशन देखें, बीजेपी जहां 2019 में 44 सीटों पर लीड कर रही थी, वो 2024 में घटकर 18 सीटों पर आ गई। वहीं कांग्रेस, जो 2019 में जो कांग्रेस की लीड 2 सीटों पर थी, वो बढ़कर 25 सीटों पर आ गई। तो अगर ये जो लीड की पोजीशन है, ये संकेत अगर कायम रहते हैं, यानी कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव जहां पर कांग्रेस को दलितों का वोट बैंक मिला, अगर ये मोमेंटम बरकरार रहता है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की बढ़त एक तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिखेगी। लेकिन अगर बीजेपी
इस जो स्लाइड है दलित वोटों का, उसमें कहीं न कहीं वो फ्रैगमेंटेशन का फ़ायदा उठाते हुए बीजेपी को अगर दलित वोटों का 24% से वो अगर बीजेपी अपने वोट शेयर को आगे बढ़ाती है, तो नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। अब सवाल ये है कि चूँकि ओबीसी बीजेपी के पक्ष में लामबंद है, जाट कांग्रेस के पक्ष में लामबंद है, तो दलित जो वोट बैंक 21% का जो दलित वोट बैंक है, जो दलितों का शेयर है, वो कहीं न कहीं हरियाणा की दशा और दिशा तय करेगा और इसीलिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस पूरे चुनावी कैंपेन में लगातार मिर्चिपुर का और लगातार गोहाना का जिक्र उठाया, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में जो दलितों के अत्याचार के रूप में 2 बड़े इंसिडेंट हुए थे, जिसमें कि दलितों के घर जला दिए गए थे और साथ ही 2 व्यक्ति यानी कि एक लड़की और उसके पिता को जिंदा जला दिया गया था 2010 में। उस घटना का बार-बार उन्होंने जिक्र किया ताकि दलितों की जो लामबंदी है, वो कांग्रेस से घटकर बीजेपी के पक्ष में हो, ताकि बीजेपी के सत्ता की दहलीज तक पहुँचने का रास्ता साफ हो सके क्योंकि बीजेपी एक एंटी इनकम्बेंसी, किसानों की नाराज़गी, पहलवानों की नाराज़गी इसके अलावा जो अग्निवीर स्कीम है, उस पे युवाओं की नाराज़गी से जूझ रही है। 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है। मनोहर लाल खट्टर की एक अपनी एंटी इनकम्बेंसी है, जिसके सहारे जिस तरह से उन्होंने परिवार पहचान पत्र का स्कीम निकाला था, उसकी एक अपनी एंटी इनकम्बेंसी है। तो इन सबसे एंटी इनकम्बेंसी से जूझते हुए बीजेपी एक तरह से कोशिश कर रही है कि कहीं न कहीं दलित वोटों में बँटवारा हो, ताकि वो सत्ता की दहलीज तक पहुँच पाए। शंकर हरिमेश, द प्रिंट, लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।